नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की भारत में रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी, सरकार के साथ बातचीत अंतिम चरण में, आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। सरकार के जीएसटी ड्राफ्ट कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, रिटर्न भरने की प्रक्रिया हो सकती है आसान, इनपुट क्रेडिट के नियम भी हो सकते हैं सरल। एक और आवाज एक्सक्लूसिव। नागपुर में डब्बे से निकला अवैध ट्रेडिंग का जिन, पुलिस को शक, महज 4 साल में हुआ 12 लाख करोड़ का खेल, सिर्फ एक सट्टेबाज ने किए 1 लाख करोड़ से ज्यादा के वारे न्यारे। सस्ती की गिरफ्त में बाजार, दिग्गज की पिटाई लेकिन मिड कैप शेयर चमके। मुंबई में 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं बनेंगे गोविंदा, 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मटकी लटकाने की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर। क्या इस बार 200 रुपए किलो तक बिकेगा सेब? सीजन की शुरुआत में ही थोक बाजार में भाव 100 रुपए किलो। हिमाचल में बारिश और कश्मीर में अशांति का असर। पंचतत्व में विलीन हुए प्रमुख स्वामी महाराज, अंतिम संस्कार में सियासी हस्तियों से लेकर साधुओं का भी उमड़ा सैलाब। सबसे पहले बात आवाज की एक्सक्लूसिव खबर की। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की भारत में रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी है। सरकार के साथ कंपनी की बातचीत अंतिम चरण में है और इसका अंतिम मसौदा जल्द जारी हो सकता है। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं। लक्ष्मण, कब तक इस बारे में फैसला हो जाएगा? फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय या फिर कहें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जिस तरीके से बातचीत हमारी हुई, उससे ऐसा लगता है कि इन दो कंपनियों के जो प्रस्ताव हैं वो काफी अंतिम स्तर तक पहुंच चुके हैं। वॉलमार्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, इसके प्रस्ताव को लेकर सरकार काफी ज्यादा उत्साहित देखी। हालांकि ये कंपनी कितना निवेश करेगी ये अंतिम तौर पर प्रस्ताव सरकार को नहीं सौंपी है, लेकिन सरकार के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें इस कंपनी के साथ हो चुकी है कि वो भारत में फूड रिटेल चेन खोलना चाहती है। यानी अभी जो हम अलग अलग कंपनियों के फूड रिटेल के बड़े बड़े स्टोर देखते हैं तो आपको जल्द ही वॉलमार्ट के बड़े बड़े ऐसे फूड रिटेल स्टोर देखने को मिलेंगे। ऐसे एक दूसरी बड़ी कंपनी है, वो है ब्राजील की, वो पोल्ट्री सेक्टर की कंपनी है। उस कंपनी के अधिकारी भी सरकार के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और कंपनी का दावा है कि फ्यूचर रिटेल के साथ ज्वाइंट वेंचर करके फूड रिटेल के कारोबार में उतरेगी और इस कंपनी का प्रस्ताव भी लगभग अंतिम चरण में है। सरकार को लगता है कि एक बार ये दो कंपनियां अगर फूड रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश लेकर के आ जाती हैं तो बाकी विदेशी कंपनियां भी भारत के फूड रिटेल सेक्टर में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी दिखाएंगी। जी, शुक्रिया सारी डिटेल्स के लिए। इधर सरकार ने भी खबर की पुष्टि की है। फूड प्रोसेसिंग सचिव ने माना कि वॉलमार्ट ने निवेश में रुचि दिखाई है। A week back, in which Joint Secretary had come, we had a meeting with all the industry associations and we have informed them about this initiative and we have asked them to bring players who can invest in India. Walmart is already showing a lot of interest. They are showing a lot of interest. They're already here in India in coordination with another party, Bharti Walmart. Now we are hoping that they will come on their own and they will add to the growth story of this country. उभरते बाजारों में निवेश के लिए भारत पसंदीदा देश बनकर सामने आया है। पीडब्ल्यूसी के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। इस सर्वे में 200 सीईओज और फाउंडर्स से बात की गई। इनमें करीब 67% ने माना कि निवेश के लिए भारत बेहतर बाजार है, लेकिन यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर सरकार को और कदम उठाने की जरूरत है। भारत में दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में कारोबार की लागत ज्यादा है। लोगों को नजर आ रहा है कि कुछ फर्क हो रहा है, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, इसके थ्रू चेंजेस दिख रहे हैं लोगों को ऑपरेशनल लेवल पे। आई थिंक वो एक पॉजिटिव टेक अवे है ये सर्वे से। और हाँ, ये भी आता है कि कुछ एरियाज में काम करना अभी बाकी है और वो भी इस सर्वे से आया हुआ है रिजल्ट्स। जीएसटी से किसी को परेशानी ना हो, सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है। अब खबर है कि सरकार जीएसटी बिल के ड्राफ्ट में भी इसको लेकर बदलाव कर सकती है। सियासी खींचतान के बीच सरकार जीएसटी संविधान संशोधन बिल संसद से पारित कराने में तो कामयाब हो गई, लेकिन सरकार को यह भी एहसास है कि अगर इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया तो बड़ा राजनीतिक नुकसान भी कर सकता है। इसलिए इन दिनों वित्त मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक के वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी पर बैठकें कर रहे हैं। जीएसटी का सबसे ज्यादा असर इंडस्ट्री पर होगा, इसलिए वित्त मंत्रालय ने अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ सलाह मशविरा करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर राज्यों की एम्पावर्ड कमेटी ने भी 30 अगस्त से इंडस्ट्री के साथ अलग अलग बैठक करने का फैसला किया है।
दोनों बैठकों का मकसद जीएसटी लॉ को ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाना है। जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करने में जीएसटी लॉ की भूमिका काफी अहम रहने वाली है, इसलिए सरकार इस पर आए तमाम सुझावों की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। इस पर शुरू में इंडस्ट्री और टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से जो तीखी प्रतिक्रिया आई थी, उसे देखते हुए सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने जीएसटी के ड्राफ्ट लॉ में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने का मन भी बना लिया है। मसलन जीएसटी लॉ के तहत रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान की जा सकती है। एक ही कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच सामान के ट्रांसफर पर सफाई लाने की कोशिश है। इनपुट क्रेडिट के नियम आसान किए जा सकते हैं। संभावना ये भी है कि अभी जिन सेक्टर को टैक्स में रियायत मिलती है, उनकी रियायतें एक झटके में खत्म नहीं की जाएंगी। जीएसटी से जुड़ा दूसरा बड़ा वर्ग है टैक्स जमा करने वाले अफसर। लिहाजा दिसंबर तक 60,000 से ज्यादा अफसरों को जीएसटी की ट्रेनिंग देने की योजना है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। सट्टे के 12 अड्डे, 12 मई को छापे, 12 गिरफ्तार और 12 लाख करोड़ का डब्बा ट्रेडिंग की आशंका। ये कहानी है नागपुर की। नागपुर पुलिस ने डब्बा ट्रेडिंग की जांच पर एक हलफनामा अदालत को दिया है। इस हलफनामे का हर हफ्ते आपके हैरत में डाल देगा। एक छोटे शहर में एक छोटे डब्बा ट्रेडर का बड़ा काला कारनामा। 1,18,046 करोड़ 99 लाख। जी हाँ, ये वो रकम है जितनी की ट्रेडिंग सिर्फ एक डब्बा ट्रेडर कन्नी ठावरानी ने नागपुर में की। पुलिस ने नागपुर में कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ की डब्बा ट्रेडिंग का शक जताया है। पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दायर एक हलफनामे में ये बात कही है। नागपुर पुलिस ने कुछ महीने पहले शेयर बाजार के समांतर चलने वाली इस डब्बा ट्रेडिंग का भांडाफोड़ किया था। डब्बा ट्रेडिंग में सट्टेबाज शेयरों की खरीद फरोख्त के नाम पर निवेशकों से पैसे तो लेते हैं, लेकिन असल में कोई ट्रेडिंग नहीं करते। इसमें हवाला के पैसे का भी जमकर इस्तेमाल होता है। इस तरह टैक्स चोरी से सरकार को भी चपत लगती है। पुलिस ने अपना हलफनामा यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया है। उसने कई लोगों को जो है वो आश्चर्यचकित कर दिया कि इतना बड़ा कारोबार, और ये सब जो होता था वो पूरी तरीके से इलीगल, ब्लैक के तरीके से ये कारोबार होता था। इसमें पूरा तरह से हवाला का पैसे का हेर फेर जो है वो किया जाता था। तो ये काफी। इस मामले में पुलिस ने 30 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन 18 अब भी फरार हैं। मास्टरमाइंड रवि अग्रवाल अब तक फरार है। बताया जाता है कि खाकी और खादी में अच्छे कनेक्शन ने रवि को बचा रखा है। रौनक कुकड़े, नागपुर। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच हल्की गिरावट रही। बाजार की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन थोड़ी देर में बाजार में रौनक आई। दोपहर के बाद निफ्टी 8,660 के पार भी निकल गया, लेकिन यूरोपीय बाजार खुलने के बाद बाजार में तेज बिकवाली आई और निफ्टी 8,600 के करीब पहुंच गया। आईटी और एनर्जी शेयरों में बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव रहा। वहीं मेटल, बैंक और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में करीब 60 पॉइंट और निफ्टी में 18 पॉइंट की गिरावट रही। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अब आप सिर्फ अंगूठा लगाकर नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं। सिम लेने के लिए अब अनेक तरह के कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक आधार कार्ड ही काफी होगा। सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार eKYC को अनुमति दे दी है। ट्राई को उम्मीद है कि इससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। I think it is a great step. It has taken some time, but I think when it has happened, it will really be a true contributor to Digital India, because this will provide a paperless, transparent, cost-effective, and basically, my identity cannot be used or misused to provide SIMs to somebody else who is not connected to me. So it's a great step. रेरा यानी द रियल एस्टेट एक्ट आ रहा है। इसमें घर खरीदारों को नई ताकत मिलेगी, लेकिन रेरा के आने में अभी वक्त है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अभी घर लेना चाहिए या नहीं। फिर आ रहा है त्योहारी सीजन और फिर बिल्डर करेंगे बड़े बड़े वादे। आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा मकान बिक रहे हैं। माना जा रहा है कि बिल्डर रेरा आने से पहले धड़ाधड़ फ्लैट बेचना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जानकारों का कहना है कि अगर फ्लैट की डिलीवरी 6 महीने या 1 साल बाद होनी हो तो ले लीजिए ऑफर। अगर कोई बायर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिसका 2-3 साल अभी भी बाकी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि रेरा के अंदर वो आएंगे। उसमें रेरा का फायदा बायर ले सकते हैं। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी से जुड़ा कानून महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट यानी मोफा पहले से लागू है। इसमें फ्लैट खरीदारों के पक्ष में काफी सख्त नियम कानून है। ऐसे में यहाँ रेरा का इंतजार करना जरूरी नहीं, लेकिन जिन राज्यों में मोफा जैसा कानून नहीं है वहाँ रेरा का इंतजार करना ही बेहतर होगा। बहुत सारे स्टेट्स में मोफा जैसे अच्छा कानून है आज भी,
पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ कोई एक कानून नहीं है। वहाँ मैं जरूर कहूँगा, दिल्ली, वहाँ मैं जरूर कहूँगा कि आप रेरा के लिए जरूर की, क्योंकि आपको आपका जो संरक्षण है वो रेरा में कई गुना ज्यादा अच्छा है। कानून पहले भी हैं, बाद में भी होंगे। नए कानून से हो सकता है उपभोक्ता के हाथ थोड़े ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन एक बात तो तय है, सतर्क उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। रेरा प्रॉपर्टी खरीदने वालों को ताकत जरूर देगा, मगर हमारी आपके लिए यही सलाह है, कहीं भी कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जानकारों की सलाह जरूर ले, लीगल एडवाइस ले, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से मिले और जिन लोगों ने उस एरिया में घर पहले से खरीद रखा है उनसे भी बात करें। निधि राय, मुंबई। भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। कश्मीर पर बातचीत की पेशकश को ठुकराते हुए भारत ने दो टूक कहा कि वो आतंकवाद पर पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल पॉलिसी के तौर पर करता है। A country which not only has a different view of the region, but also has attitude towards the use of terrorism as a instrument of policy or diplomacy, which makes it a very difficult partner for all of us. बंगलुरु में देश विरोधी नारों को लेकर विरोध की लपटें अब फैलने लगी हैं। आज दूसरे दिन भी बंगलुरु में एबीवीपी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। शनिवार को बंगलुरु में कश्मीर पर हुए एक सेमिनार के दौरान कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ देशद्रोह केस ठोक दिया। मसले पर सियासत भी गर्मा रही है। एनजीओ जो है वो अपने आप को राष्ट्रीय हितों से भी ऊपर मानते हैं और उनको लगता है कि वो जो है वो भारत को, भारतीय हितों को जितना गाली देंगे उतना वो अंतर्राष्ट्रीय उनकी ख्याति होगी। ऐसे एनजीओज पर तो कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि देश के हितों के साथ, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। अगर कोई ऐसे वक्तव्य हुए हैं जो कि देशद्रोही करार किए जा सकते हैं, तो कानून अपना काम करे। पर यह भी सच है कि एबीवीपी के जो उत्तेजित नौजवान हैं और उनके पीछे जो बीजेपी आरएसएस है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि जो बीजेपी आरएसएस की बात न करे उसको सबसे पहले तो देशद्रोही बना दो। एबीवीपी के लोग हर जगह में जाके कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगाएं और उसी के आधार पर या उसी की शिकायत के आधार पर केस लग जाता है, और वो भी सेडिशन का केस, और वो भी सीनियर जर्नलिस्ट सीमा मुस्तफा जैसे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट के ऊपर सेडिशन का केस लगे। ये तो बिल्कुल खंडन करने वाली बात है, ये निंदा करने वाली बात है। मुंबई में मिले नए तहखाने के क्या है राज, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। यूनिटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यूनिटेक घर खरीदारों के 15 करोड़ रुपए वापस करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन तय की है। यूनिटेक को 5 करोड़ रुपए 2 हफ्ते में देने होंगे और बाकी रकम सितंबर के अंत तक देने होंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। देश के सबसे खतरनाक रास्ते कौन से हैं? वो रास्ते जहां अक्सर होते हैं हादसे, जहां अक्सर जाती है जान। सरकार ने इन रास्तों की पहचान की है और अब इन पर गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का प्रस्ताव है। दिल्ली के अक्षरधाम के सामने के इस फ्लाईओवर को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। इसे इतना संकरा बनाया गया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यह मोड़ इतना सकड़ा है कि यहाँ ड्राइवर के लिए दूरी का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ आकर कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बेहतर होता कि इसे थोड़ा चौड़ा बनाया जाता तो शायद कई जानें बच सकती थी। देश में ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहाँ दुर्घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि उसकी डिजाइनिंग में पूरी सावधानी नहीं बरती गई। देश भर में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। देश भर में ऐसे 786 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है जो खतरनाक हैं। सबसे खतरनाक हाईवे है दिल्ली और कोलकाता के बीच का NH2।
दिल्ली मुंबई का NH8 और नोंगस्टवाई सबरूम के बीच का NH44। मुंबई में ऐसे 70 स्पॉट हैं जहां दुर्घटनाओं की वजह से पिछले साल 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर पैड गुंटा ठंडा नाम के गांव को विधवाओं का गांव कहा जाता है। यहां की बाईपास रोड पर कोई फुट ओवर ब्रिज न होने की वजह से 40 पुरुष सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। अगर ये पाया जाता है कि एक्सीडेंट डिजाइन की वजह से हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल साइनेजेस प्रॉपर नहीं है या ओवरलोडेड गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है पैसा लेके, रिश्वत लेके या लापरवाही से, तो टोल कंसेशनियर को पकड़ा जाए, इंजीनियर्स को पकड़ा जाए, आरटीओस को पकड़ा जाए और सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब सरकार योजना बना रही है कि ब्लैक स्पॉट्स वाले रास्तों को ठीक किया जाए। इस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैंने NHAI को ये निर्देश दिया है कि आप ऐसे स्पॉट आपके पैसे से इंप्रूव करिए, टोल से वसूल करिए, नहीं होता है तो हमको भेजिए, हम बजटरी से प्रोविजन से आपको कॉम्पेंसेट करेंगे ताकि जल्दी ही ऐसे कोई स्पॉट न रहे जहां लोगों की जान जा रही है। खबर है कि इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि क्या सड़कों को बनाते वक्त डेवलपर से कोई गलती हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर डेवलपर पर भी मुकदमा हो सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। मुंबई के राजभवन के नीचे एक अंग्रेजों के जमाने का खुफिया तहखाने का पता चला है। ये 150 मीटर लंबी है। यहाँ पर 13 कमरे भी हैं। देखिए तहखाने के अंदर से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। 5,000 स्क्वायर फीट में फैला ये सुरंग और करीब 150 मीटर लंबे इस सुरंग को देखने के बाद एक ही बात कही जा सकती है, अद्भुत, अविश्वसनीय है। और अब इतने वर्षों बाद जब ये सुरंग सबके सामने आई है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जो है इस सुरंग के इतिहास को लेकर एक कमेटी बनाने जा रही, जो ये पता लगाएगी कि आखिर किस सन में इस सुरंग को बनाया गया था और साथ ही में जिस तरह से गोला बारूद रखने के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसका इतिहास कैसे, तमाम तरह की चीजें जो हैं वो तलाशने की कोशिश जो है की जाएगी। साथ ही में हाल के दिनों में जिस तरह से एक एक करके जो कई वर्षों पुराने सुरंग सामने आ रहे, उसके बाद इस तरह का इतना बड़ा सुरंग सामने आना कहीं न कहीं अपने आप में अंग्रेजों की वास्तुकला का एक और बेहतरीन नमूना है। और अब लोग भी जो है इस सुरंग को देखने आ रहे हैं। इस बार दही हांडी की मस्ती से बाल गोविंदा बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक निर्देश दिया है कि किसी भी दही हांडी फेस्टिवल में नाबालिग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही इसमें हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई की सीमा भी तय कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 फीट से ज्यादा दही हांडी की ऊंचाई नहीं होगी। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा कि हमने यूपी के एक गांव नागेला पटेला को 70 साल में पहली बार बिजली दे दी, लेकिन फिर खबर आई कि इस गांव में तो बिजली आई ही नहीं। इस बारे में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हमने तो राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था। गोयल से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने नागेला पटेला का नाम दिया था। बाद में जो रिपोर्ट्स आई उसमें सच्चाई कुछ और नजर आई। जब ये रिपोर्ट आपके पास सबसे पहले आई तो आपका क्या रिएक्शन था और इसकी सच्चाई लोग जानना चाहते हैं कि क्या है इस गांव की सच्चाई? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और मेरे मीडिया के बंधु दोनों का धन्यवाद करूंगा। हमने तो लगभग 10,050 गांव में देश भर में नया विद्युतीकरण का काम हुआ है। 1 अप्रैल 2015 के बाद आधे से भी अधिक गांव पूरे हो गए हैं 18,500 में। और हमने ये सब इन्फॉर्मेशन गर्व ऐप में जनता के सामने बड़े पारदर्शी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के आधार पर रखी है। मेरे पास तो 300 अधिकारी हैं, उससे तो मैं एक एक गांव नहीं चेक कर सकता हूं और संघीय ढांचे में मुझे स्टेट की रिपोर्ट को विश्वास करना होगा। रोज सेब खाने वाले ये खबर ध्यान से देख लें। सीजन की शुरुआत में ही सेब ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आशंका है कि आने वाले वक्त में सेब 200 रुपए किलो तक चढ़ सकते हैं। क्या सेब की कीमतों में लगने वाली है आग? अगस्त में सेब की नई पैदावार आती है, ऐसे में कीमतें कम होती हैं, लेकिन इस बार हालात जुदा हैं। पिछले साल अगस्त में थोक मंडी में सेब 35 रुपए किलो मिल रहे थे, जबकि इस बार 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हर रोज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 300 ट्रक सेब पहुंचते थे, वहीं इस साल महज 150 ट्रक पहुंचे। कम आवक को देखते हुए अब सेब के आम आदमी की पहुंच से दूर होने की आशंका है। दाम इस साल कम होना मुश्किल है, बिकॉज फसल बहुत ही कम है हिमाचल की,
कश्मीर भी कम है, उसके दाम भी ज्यादा रहेंगे। सेब की कमी की दो मुख्य वजह हैं। हिमाचल में भारी बारिश और जम्मू में अशांति। अब आशंका है इस साल सेबों की कीमत में तेज उछाल आएगा। पिछले साल हिमाचल में 4 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल महज 2.5 करोड़ पेटी सेब उत्पादन का अनुमान है। सीजन की शुरुआत में सेब का ये आलम है, तो आगे क्या होगा? दिल्ली की फल मंडियों में करीब 70 रुपए में बिकने वाले ये सेब आपके घर तक पहुंचते करीब 120 से 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर कश्मीर के हालात पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसके दाम बढ़कर 160 रुपए प्रति किलो भी हो सकते हैं। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। आज गुजरात के सारंगपुर में स्वामी नारायण पंथ के प्रमुख स्वामी जी महाराज पंचतत्व में विलीन हो गए। स्वामी जी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अंतिम यात्रा में सियासत और कारोबारी जगत के कई दिग्गज जुटे। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, बाबा रामदेव भी शामिल हुए। आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।